इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज सेक्शन के लिए 24 मार्क्स अलॉटेड है और इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले के कुछ वीडियोज़ में समझाए जा चुके हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर अदर देन कैश, इसे हम शेयर कैपिटल वाले सेक्शन में समझ चुके हैं, तो यहाँ पर वापस हम नहीं समझा रहे हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, मीन्स व्हाट, जब डिबेंचर का रिडम्पशन होगा तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा, इस बात के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे। देन नेक्स्ट हम समझने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर को इंटरेस्ट कब कब कितना कैसे मिलेगा। फिर हम लास्ट समझेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन से। जिस दिन कंपनी डिबेंचर इशू करती है उस समय कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में सारी बातें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बता देती है। जैसे जैसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, इंटरेस्ट का पेमेंट कब कब किया जाएगा, कितनी बार किया जाएगा, या वो मंथली पेमेंट करेंगे या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर किस दिन डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाएगा, मीन्स कितने सालों बाद डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाएगा, और रिडम्पशन के टाइम पर कितनी मनी पे की जाएगी, मीन्स व्हाट, कि डिबेंचर का रिडम्पशन एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा या फिर एट डिस्काउंट होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट प्रैक्टिकली यूज में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह सिचुएशन में ऐसा होता है कि आज डिबेंचर होल्डर से हम यदि यह कहें कि आप हमें 100 रुपीज़ पे करो और हम रिटर्न में आपको 90 रुपीज़ देंगे, यह ही डिबेंचर का रिडम्पशन एट डिस्काउंट है। तो ऐसे केस में कंपनी को पैसा ही नहीं मिलेगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट थ्योरेटिकली तो हो सकता है, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो यह यहाँ पर हम समझा भी नहीं रहे हैं। तो कुल प्रैक्टिकल केसेस जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ये हैं कि इशू करना डिबेंचर पार पर, रिडम्पशन भी पार पर, इशू पार पर रिडम्पशन प्रीमियम पर, देन इशू करे डिस्काउंट पे रिडम्पशन पार पे, इशू करे डिस्काउंट पे रिडम्पशन प्रीमियम पर, इशू करे प्रीमियम पर रिडम्पशन पार पे। ये सिचुएशन भी मोस्टली नहीं होती है कि हम आज ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं और रिटर्न में कम पैसा चुका रहे हैं। और लास्ट इशू करे प्रीमियम पर और रिडम्पशन भी हो प्रीमियम पर। अब इन 6 सिचुएशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि कैसे एंट्रीज इनकी की जाएगी। देखिए फर्स्ट केस, हमने इशू करा एट पार पर, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए क्या एंट्री होगी। यहाँ हम यह एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि फुल मनी एक साथ ही डिमांड कर ली गई है, तो सिर्फ 2 एंट्री ही करनी है हमें। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यदि इनका रिडम्पशन एट पार पर हो रहा है तो हम ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए ट्रांसफर करने की एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। परंतु यदि रिडम्पशन एट प्रीमियम पर हो रहा है तो इस एंट्री पे एक चेंज आएगा। देखिए वो चेंज क्या होगा, तो यदि हम रिडम्पशन प्रीमियम पर करते हैं तो जो हमने यह एंट्री पास करी है इस एंट्री में एक हल्का सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, एक एक्स्ट्रा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो पहले भी था, एक लाइन छोड़ के टू डिबेंचर अकाउंट। फिर जो एक्स्ट्रा डेबिट होगा वो होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा वो होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब हमने ये देखा इशू एट पार पर है, रिडम्पशन एट पार पर या रिडम्पशन एट प्रीमियम पर। तो ये हमारे 2 केस हुए। नेक्स्ट हम केसेस देखते हैं जिसमें हम इशू करने वाले हैं प्रीमियम पर, और रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है और एक प्रीमियम भी हो सकता है। रिसीव करने की एंट्री देखें, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। इस एंट्री पे कोई चेंज नहीं आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस मनी को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, और यदि रिडम्पशन एट पार पर है तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ध्यान दें, जब रिडम्पशन एट पार पर होने वाला है तो हमारी नॉर्मल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस एंट्री और इस एंट्री में सिर्फ इस बात का डिफरेंस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी रिसीव नहीं हुई थी तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, यहाँ एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट किया है। अब यदि हम रिडम्पशन प्रीमियम पर करें तो यहाँ पर ये ट्रांसफर की जो सेकंड एंट्री है इसमें क्या चेंज आएगा, देखें जैसा अभी हमने कहा था जो नॉर्मल एंट्री है उस नॉर्मल एंट्री में एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पहले भी था अभी भी है, एक लाइन छोड़ी, टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यह एंट्री सेम यह एंट्री ही है। तो रिडम्पशन जब प्रीमियम पर होगा तो हम एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करेंगे। तो देखें एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब हम आते हैं हमारे थर्ड केस पर जिसमें हम इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट पर। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान दें इशू एट पार हो या एट प्रीमियम हो या एट डिस्काउंट हो, फर्स्ट एंट्री पे कोई चेंज नहीं आएगा, एंट्री सेम होगी पर एंट्री का अमाउंट डिफर हो सकता है। एट पार है तो सपोज करो 1 लाख के डिबेंचर 1 लाख में इशू है तो यहाँ पर 1 लाख आएगा, प्रीमियम पर हो तो 1,10,000 1,10,000 और डिस्काउंट पे हो तो 90,000। तो एंट्री सेम रहेगी, एंट्री के अमाउंट में चेंज आएगा। इस कारण से नेक्स्ट एंट्री में भी चेंज आता है। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ, अब यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट होगा। देखिए यदि हम रिडम्पशन एट पार करने वाले हैं तो हम ट्रांसफर की एंट्री क्या करेंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। अब हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट एक लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, इस एंट्री में हमेशा डिबेंचर में उसकी फेस वैल्यू आएगी। एट पार के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होंगे। एट प्रीमियम के केस में जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो डिबेंचर में नहीं जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। एट डिस्काउंट के केस में पैसा कम आया था तो जितना आया वो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से, जो कम आया वो डिस्काउंट्स के नाम से डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर में हमेशा उसकी फुल फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी। अब हम देखें कि यदि रिडम्पशन हमें प्रीमियम पर करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो यदि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला है तब हमारी जो नॉर्मल एंट्री हमने अभी हल करी है इस एंट्री पे एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट और एक एक्स्ट्रा डेबिट। इस एंट्री पे एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बुक में कुछ क्वेश्चंस में कई सारी जगह ऐसा है कि यहाँ पर इन दोनों की टोटल को एक साथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी लिख दिया जाता है, वह भी गलत नहीं है और ऐसे प्रेजेंट करना भी गलत नहीं है। तो इस पूरी बात में क्या बात है, एंट्री सिर्फ दो होगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तीनों ही केस में सेम एंट्री लेकिन अमाउंट डिफर होगा। अब यदि रिडम्पशन एट पार है तो नॉर्मल एंट्री करेंगे और रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो एक जो आपकी नॉर्मल एंट्री है उस नॉर्मल एंट्री में एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर देंगे। एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तीनों ही केस में देखेंगे आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पर होगा। तो जो नॉर्मल एंट्री बनेगी उसमें एक्स्ट्रा डेबिट और एक्स्ट्रा क्रेडिट करके आपकी रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट देखें हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यह भी एक सिंपल सा सेक्शन है। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक नुकसान है और ये पैसा
कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को पे करने वाली है, तो हम यहाँ पर दो एंट्री करेंगे, एक इंटरेस्ट को ड्यू करने की, सेकंड इंटरेस्ट को पे करने की। मोस्ट ऑफ द केस में कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करती है, पर कभी कभी ये ईयरली और क्वार्टरली भी हो सकता है। हम यहाँ पर यह मान रहे हैं कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है और वो हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को पे हो रहा है। तो ऐसे केस में कंपनी अपनी बुक में फॉलोइंग 5 एंट्रीज करेगी। दो एंट्री 30 सितंबर को इंटरेस्ट के लिए, दो एंट्रियाँ 31 मार्च को इंटरेस्ट के लिए, और एक एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। तो देखिए, हम इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली है 30 सितंबर को, तो क्या एंट्री बनेगी? दो एंट्री जो हम 30 सितंबर को करेंगे वो होगी, ये एंट्री रहेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है, एक्सपेंस से डेबिट होगा और हमें पे करना है, तो हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी उसमें हम रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगी और 6 मंथ, क्यों 6 मंथ? क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जा रहा है, 6 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 100 और 12 से डिवाइड करेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला है। टाइम 6 मंथ है इसलिए 6/12 रहेगा। देन सेकंड एंट्री हम पास करेंगे पेमेंट की, तो डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हम एंट्री करी हमने 30 सितंबर के दिन। सेम एंट्रीज हम करने वाले हैं 31 मार्च के दिन भी। तो देखिए 31 मार्च के दिन क्या होगी, 6 महीने बाद 31 मार्च को जो एंट्री होगी वो सेम दो एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? फर्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट सेम तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू डिबेंचर की इंटू रेट इंटू 6 अपॉन में 112। देन पेमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दो एंट्री जो यहाँ पर की गई थी वही सेम टू एंट्रीज यहाँ पर भी की गई है, बस दोनों की डेट में डिफरेंस है। ये 30 सितंबर को होंगे, ये 31 मार्च को होंगे। यदि इंटरेस्ट क्वार्टरली होगा तो ये एंट्रियाँ 4 टाइम्स करनी है, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, या जो भी डेट क्वेश्चन में दी जाए उन डेट्स को। करंट ईयर में TDS सिलेबस से बाहर है, इसलिए हमने यहाँ पर TDS वाली बात को यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया है। अब एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च के दिन हम इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, और यह एंट्री ओवरऑल इंटरेस्ट से होगी। मीन्स व्हाट? 30 सितंबर का इंटरेस्ट और 31 मार्च का इंटरेस्ट, कुल मिला के जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उसे हम अब क्रेडिट करके ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और यह इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल भर का इंटरेस्ट होगा, चाहे आप मंथली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कैसे भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लास्ट एंट्री हमेशा फुल ईयर के इंटरेस्ट की ही रहेगी। टोटल इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च का यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम सीखते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि बोरोइंग कॉस्ट को एक्सप्लेन करता है, उसमें कहा गया है लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को उस ईयर में ही राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस साल वो हुए हैं। इट मीन्स व्हाट? जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं या उन्हें हम अलॉट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में ही हमें लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब हम राइट ऑफ किससे करेंगे? तो पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, पर यदि सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्काउंट या लॉस से लेस है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये भी एक बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, इसमें क्या एंट्रीज होगी? तो पहले हम एंट्री समझते हैं क्या होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ध्यान दें सबसे फर्स्ट हम सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा लेंगे। यदि यहाँ पर सफिशिएंट मनी है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं लेंगे। यहाँ पर सफिशिएंट मनी नहीं है तो ही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। करंट ईयर में कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करने वाला रूल हटा दिया गया है,
तो हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ही एडजस्ट करेंगे। देखिए इसे हम अलग अलग केसेस से समझते हैं। इसकी जब भी आप जर्नल एंट्री करें तो नॉर्मल जर्नल एंट्री में तो क्या होता है, हम पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट करते हैं, पर गलती से बचने के लिए यहाँ आप क्या करें, पहले क्रेडिट करें। तो हम पहले क्रेडिट कर लेंगे डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को। हमने ये एज्यूम किया है कि डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपए है, हमने 2 लाख रुपए लिखे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ है, तो आपको 3 लाख रुपीज़ नहीं लिखना है। आपको कितना चाहिए, आपको सिर्फ 2 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आप सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही यहाँ पर लिखेंगे। तो ध्यान दें, यदि आप सिक्योरिटी प्रीमियम मनी पहले लिख देंगे तो हो सकता है आप 3 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर लिख दें। तो उससे बचने के लिए क्या करें, हम पहले डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को पहले लिखें और जितनी मनी चाहिए उतनी ही मनी कहाँ से ले, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हमें कुछ भी लेने की नीड नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये फर्स्ट केस में सफिशिएंट मनी प्रीमियम में थी, तो हमने प्रीमियम से पैसा ले लिया। अब नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं जिसमें सफिशिएंट मनी ना हो, तो हम क्या करें, हम पहले तो क्रेडिट ही करें। इसको डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करा 2 लाख रुपए से। फिर हमने देखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ रखें। अब कितने की नीड और है, 1 लाख की नीड और है, तो उस 1 लाख को हम कहाँ से लाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लाएंगे रिमेनिंग 1 लाख रुपीज़। तो ध्यान दें एंट्रीज में मिस्टेक ना हो, तो पहले आप क्रेडिट कर लें बाद में डेबिट करें। एक और केस देखते हैं। इस केस के लिए हमने पहले क्रेडिट करा डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को 2 लाख रुपीज से। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में इस बार कोई पैसा नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे और हम फुल मनी कहां से लाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लाएंगे पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज।